आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ये स्टेटमेंट कर रहे थे। पॉजिटिव नेगेटिव देखा था। क्वेश्चन दिया था करने के लिए, ये वाला किया किसी ने? फाइंड ग्रेटर्स ऑफ 3 नंबर्स। ग्रेटर्स ऑफ 2 नंबर्स तो देखा था हमने, ग्रेटर्स ऑफ 3 नंबर्स बनाया किसी ने? बनाया नहीं बनाया, ट्राई किया था नहीं किया था? होगा नहीं होगा, बनाना है। नहीं किया था सर। बहुत बढ़िया। लास्ट क्लास मिस थी मेरी। वीडियो डाला तो था। बट सर ड्यू टू सम इश्यूज एक्चुअली न्यू ज्वाइनिंग हुई थी तो मैं देख नहीं पाई। हम्म, और कोई? कैसे करेंगे बताओ? कैसे करेंगे? हम्म Recording in progress. इफ फंक्शन लगा के इफ एल्स। नहीं, इफ एल्स तो ठीक है, बट इफ एल्स में लिखना क्या पड़ेगा? 3 नंबर मैंने इनपुट करा लिए, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए हमें? तीनों में से बड़ा कौन सा है? तो कंपैरिजन हमेशा दो नंबर्स के बीच में होगा, ठीक है। एक बार में आप 3 नंबर नहीं उठा सकते। तो जैसे इसके पहले हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे, जैसे यहाँ पे हमने वैर और वैर वन के बीच में किया था, ठीक है। अगर वैर और वैर वन में से कोई एक बड़ा था तो हम क्या दे रहे थे? ठीक है चलो, जैसे वैर और वैर वन में अगर वैर बड़ा है तो हम बोल रहे थे वैर बड़ा है, लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती थी तो हम कह रहे थे कि वैर वन बड़ा है, ठीक है। अब क्या है कि हमें वैर वैर वन और वैर टू तीनों के बीच में कंपैरिजन चाहिए, तो पहले हम वैर और वैर वन उठाएंगे कि भाई हमें बताओ कि वैर और वैर वन में से बड़ा कौन है, ठीक है। एंटर ये टेक्स्ट से मैं बोल रहा हूँ 34, ठीक है। उसके बाद एंटर सेकेंड नंबर से 15, फिर एंटर थर्ड नंबर। तो ये हो गया से सपोज 21। तो 3 नंबर हमने इनपुट कर लिया, 34, 15 और 21। अब कंडीशन ये है कि हमको इन तीनों को कंपेयर करना है, तो हम लिख रहे हैं इफ where is ग्रेटर देन where वन। ये तो होगी पहली चीज कि अब इसमें दो कंडीशन बनेगी, या तो where वन से बड़ा होगा, या तो where जो है where वन से छोटा होगा, ठीक है। नाउ सॉरी, मतलब या तो where बड़ा होगा तो where वन बड़ा होगा, दो अलग अलग कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो अगर where बड़ा हो जाता है, ठीक है, फिर पहला कंडीशन पे आते हैं। दो चीजें बनेंगी, एक इसका वाला कंडीशन, एक एल्स वाला कंडीशन। अभी वैर अगर वैर वन से बड़ा है, ठीक है, तो हमें वैर
टू को फिर where से कंपेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने बोल दिया कि where जो है वो where1 से बड़ा है, और where2 अगर where से बड़ा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट where2 इज ग्रेटेस्ट। क्यों? क्योंकि where तो where1 से बड़ा था ही था, where2 भी where से बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि where जो है where1 से बड़ा तो है, लेकिन where2 where से छोटा है, इसका मतलब कि where सबसे बड़ा है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहां पे where इज ग्रेटर देन where1, लेकिन where2 इज लेस देन where2, ठीक है, where2 इज लेस देन where, इसका जो else वाला पार्ट होगा उसमें क्या आएगा, where इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, where और where1 के बीच में कंपैरिजन करा, where को हमने बड़ा मान के अंदर आए हम, where2 where से अगर बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है where2 बड़ा सबसे बड़ा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो where तो where1 से बड़ा था ही था, where2 से भी बड़ा हो गया, इसका मतलब where सबसे बड़ा। लेकिन अगर इसका एल्स पार्ट देखेंगे, इसका मतलब क्या है कि हम ये कंडीशन फॉल्स मान करके आ रहे हैं कि where1 जो है वो where से छोटा है, तो अब where1 और where2 के बीच में कंपैरिजन होगा। तो अगर where1 where2 से बड़ा हो जाता है तो क्या होगा, तब प्रिंट किया जाएगा where1 इज ग्रेटेस्ट। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या प्रिंट किया जाएगा, where2। हम तो ये मान करके आए थे ना कि where1 बड़ा है, और अगर वो where2 से भी बड़ा हो गया तो where1 सबसे बड़ा, लेकिन where1 where से बड़ा है और where2 से छोटा है, तो इसका मतलब where2 सबसे बड़ा। ठीक है, तो इसने मेरे को बता दिया कि where सबसे बड़ा है, और यहाँ पे देख भी सकते हो 34, 15 और 21 दोनों से बड़ा है। ठीक है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट्स में आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना जरूरी है कि लॉजिक क्या डिमांड करता है, कहाँ पे क्या डालेंगे हम। ठीक है, इसमें कहीं में दिक्कत है तो बताओ। नो सर। ठीक है, अब प्रिंट अपने आप में क्या है, प्रिंट इज अ फंक्शन। ठीक है, प्रिंट एक फंक्शन है। क्यों? जैसे कि हम प्रिंट लिखते हैं कि भाई ये प्रिंट एक्स, तो वो एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रिंट करके दे देता है। प्रिंट अपने आप में एक कमांड है, इसके पीछे एक ऑलरेडी कोडिंग चल रही है कि भाई इस चीज को प्रिंट करके देना है। सिमिलरली जब हम रीड लाइन लिखते हैं, रीड लाइन का मतलब है कि आपको वैल्यू को रीड करना है, उसका अपना एक पीछे का कमांड प्री डिफाइंड है। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस में जो इंफॉर्मेशन है वो पहले से एम्बेडेड है। ठीक है, तो ये जो एम्बेडेड फंक्शंस होते हैं, हमारे पास इस तरह के बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन बोलते हैं उनको। यहाँ पर भी हैश यूज करते हैं हम लोग कमेंट करने के लिए ना।
we'll be talking about functions. और functions में अभी हम लोग जो देख रहे थे, these are called inbuilt functions. print हो गया, read line हो गया, ठीक है। और क्या क्या देख रहे थे हम लोग, जैसे as डॉट इंटीजर है, ये भी अपने आप में एक फंक्शन है जो इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है मेरे डेटा को। तो दीज आर इनबिल्ट फंक्शंस। और इसमें पैरामीटर्स जो है वो डिफाइंड होते हैं कि इस पैरामीटर को लेकर के ये चीज करनी है, ठीक है। जैसे मैंने प्रिंट और ब्रैकेट में जो भी डाला वो एक पैरामीटर है जिसको वो डायरेक्टली प्रिंट करेगा, ठीक है। as डॉट इंटीजर क्या करेगा, उसमें जो भी ब्रैकेट में हमने पैरामीटर डाला उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। या रीड लाइन करके हमने इस पे जो टेक्स्ट डाला वो जब रीड करने के लिए प्रॉम्प्ट डालेगा वहां पे वो ये वैल्यू इनपुट करता है, एंटर सेकेंड नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, ऐसे कर। तो हर एक फंक्शन, एक जो इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, उसके पैरामीटर्स का फंक्शन भी डिफाइंड है क्योंकि उसके पीछे की कोडिंग ऑलरेडी किसी ने कर रखी है। तो वो किस तरीके से यूज होना है, उसका क्या आउटपुट आना है, उसमें जो हम इनपुट डाल रहे हैं वो कहाँ जाएगा, वो सारा कुछ पहले से किसी ने बना रखा है, ठीक है। तो इनबिल्ट फंक्शन और एक दो अगर हम देखना चाहें, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ प्रिंट एंड एक दिस इज नोन एज सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या करता है, बेसिकली आपका एक नंबर सीरीज जनरेट करेगा। जैसे हम इसको रन कर रहे हैं, आप देख सकते हो मैंने लिखा था प्रिंट SEQ 32,44, तो इसने 32 से 44 तक का जो नंबर सीरीज है वो जनरेट कर दिया। अगर मैं मान लो लिखता हूं प्रिंट सम, सेम चीज करते हैं, ठीक है, 32, लेकिन इस बार मैं कॉमा ना लेकर के कोलोन लगा रहा हूँ 44। तो इसने मेरे को रिटर्न किया 494 सम। उसके बाद फिर मैंने 32:44 दिया था, ठीक है। तो जो इनपुट गया 32:44, उससे उसको ये समझ में आया कि हमको ये पूरा सीरीज लेना है 32 से 44 का, और बाहर में मैंने जो ये फंक्शन लिखा है सम, उससे उसको समझ में आया कि इसको ऐड कर। तो इस तरह की जो इनबिल्ट कैपेबिलिटीज है, इनबिल्ट फंक्शंस हैं, इसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं, ठीक है। इनको हमें कुछ नहीं करना होता है, इनमें हम खाली वैल्यूज डालते हैं और रिजल्ट आता है। बट अगर मेरे को खुद का अपना एक फंक्शन बनाना है, से फॉर एग्जांपल मैं अपना कुछ कैलकुलेशन इंक्लूड कराना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख रहा हूँ न्यू डॉट फंक्शन, ठीक है। देखो क्या हुआ यहाँ पे 49 आ रहा है, ठीक है। मैंने अपना एक फंक्शन क्रिएट किया न्यू डॉट फंक्शन के नाम से, और उसमें मैंने चीज क्या बोली है कि आप एक पैरामीटर लोगे ए, डिफाइन कर दिया कि एक पैरामीटर जाएगा ए। कैलकुलेशन क्या चल रही है देखो, b इज इक्वल्स टू a इंटू ए, मतलब a का स्क्वायर कर रहे हैं हम और उसी को प्रिंट करा रहे हैं। बेसिकली न्यू डॉट फंक्शन जो मैंने बनाया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनपुट लाना है और उसका स्क्वायर जो है वो है। Sir, your voice is not audible. आवाज आ रही है?
यस सर। से बता दीजिए। सर फिर से पूछते। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फंक्शन बना रहा था, ठीक है। न्यू फंक्शन में मैंने क्या लिखा, न्यू डॉट फंक्शन और फंक्शन ए, ये मेरा नाम है फंक्शन का, न्यू डॉट फंक्शन। और इसमें मैं इसको ये बता रहा हूँ कि एक इनपुट जाएगा ए, वो ए फिर आगे क्या होता है, मल्टीप्लाई which means का स्क्वायर और उसी को हम सर Sir, your नॉट voice is breaking. हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर अब आ रही है। हाँ तो मैं कह रहा था कि हमने फंक्शन बनाया न्यू डॉट फंक्शन, ठीक है। उसमें एक पैरामीटर लिया ए, और उसके बाद हम ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से, मतलब वी आर क्रिएटिंग स्क्वायर ऑफ ए, और ए का जो स्क्वायर है उसको हम फिर प्रिंट करा रहे हैं। अभी मैंने न्यू डॉट फंक्शन में 7 डाला था, तो इसने मेरे को आंसर रिटर्न किया 49, ठीक है, विच मींस 7 का स्क्वायर होकर के मिला है मेरे को। तो इसी तरीके से आप कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हो, दीज आर यूजर डिफाइंड। तो हम पहले जैसे बात कर रहे थे इनबिल्ट फंक्शन थी, दीज आर यूजर डिफाइंड फंक्शन, जहाँ पे यूजर बताता है कि आपको इनपुट क्या लेना है और उस इनपुट का आपको कैलकुलेशन क्या करना है। अभी हमने एक सिंगल इनपुट लिया था, ठीक है, ए के नाम से। अब हम मल्टीपल इनपुट्स लेके देखते हैं। तो अभी हमने क्या किया, हमने मल्टीपल पैरामीटर्स लिए, ठीक है। न्यू वन डॉट फंक्शन में हमने क्या क्या डाला है, हमने बोला कि ए बी और सी 3 इनपुट आने चाहिए, ठीक है। तीनों इनपुट का हम एक कैलकुलेशन ले रहे हैं रिजल्ट में, ए इंटू बी प्लस सी। तो ए के ऊपर जो भी वैल्यू डाली जाएगी उसको बी से मल्टीप्लाई करना है, और फाइनली सी को ऐड करना है, और लास्ट जो भी आएगा रिजल्ट को हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, न्यू वन डॉट फंक्शन 5,5,2। तो 5 into 5 becomes 25 plus 2 gives you 27। तो ये जो यूजर फंक्शन हमने बनाया, ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने जो बनाया न्यू वन के नाम से, उसमें पहले दोनों वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और लास्ट का जो वेरिएबल है वो ऐड होकर के हमें फाइनल रिजल्ट आ रहा है। नीचे तुम देख सकते हो 27, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत?
No, sir. फंक्शंस यूज क्या होते हैं सर? बेसिकली जैसे कुछ कैलकुलेशन होती है, आपकी ऑफिस की कैलकुलेशंस है, ठीक है, जो या अब प्री डिफाइंड कैलकुलेशन जो होंगी वो यूनिवर्सल कैलकुलेशंस है, सम करना है, मीन करना है, ठीक है, स्क्वायर का भी होगा, मतलब मैं तो ऐसे बना दिया, बट स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, जो जनरल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। बट कुछ कैलकुलेशन जैसे तुम्हारे ऑफिस में एट्रिशन रेट कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, या फिर तुम्हारे ऑफिस में हेड काउंट कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है, या कुछ और होगा कैलकुलेशन जो तुम स्पेसिफिकली तुम्हारे डोमेन में यूज होता है या तुम्हारे ऑफिस में यूज होता है, ठीक है, कहीं कहीं कुछ चीजें हम अलग से ऐड ऑन करके भी कैलकुलेशंस करते हैं। तो जो आपके कस्टमाइज्ड कैलकुलेशंस हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अब बार बार आप सेम या तो कैलकुलेशन लिखो अपने कोड में जब भी आपको यूज करना है, या फिर आप एक इस तरीके का फंक्शन बना करके रख सकते हो, और आगे जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आपको बस उस फंक्शन का नाम लिखना है, जैसे आप नॉर्मल एक फंक्शन यूज करते हो, ठीक है, तो हमने पहले से ही बना करके रख लिया न्यू वन डॉट फंक्शन। अब न्यू वन डॉट फंक्शन जहां पर भी यूज करेंगे वो वैसे ही कैलकुलेट करके देगा। तो जो कैलकुलेशन आपको लगता है कि आपके लाइब्रेरीज में अवेलेबल नहीं है पर आपको यूज करनी है, तो आप वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस अपना बना करके रख सकते हो, ठीक है। सर इसको रिमूव करने का भी कोई वे है या फिर ये एज इट इज चलेगी? रिमूव एज इन लाइब्रेरी से? हाँ राइट, आपने जैसे ये फंक्शन बनाया न्यू डॉट फंक्शन, अगर मुझे ये हटाना है इन फ्यूचर कोई भी एक्स वाई जेड रीजन से तो? डिलीट करना है? हाँ। देखो नॉर्मली हम फंक्शन डिलीट करते नहीं है, ठीक है, बाकी अगर आपको डिलीट करना है, हमारे पास एक फंक्शन होता है, एक मिनट, आरएम फंक्शन यूज होता है, ठीक है, आरएम का यूज होता है कोई भी अगर आपको मतलब जो आपने फंक्शन क्रिएट किया है अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हो, आरएम रिप्रेजेंट्स रिमूव, ठीक है, तो आप आरएम लिखो, उसके बाद फिर आपको जो आपने जो फंक्शन बनाया है बेसिकली, तो यहाँ पे जैसे मैंने आरएम उसके बाद फिर न्यू वन डॉट फंक्शन लिखा था, तो वो उसने रिमूव कर दिया है। तो उसके बाद फिर मैं जब न्यू वन डॉट फंक्शन यूज कर रहा था तो उसने मेरे को एरर रिटर्न किया, कुड नॉट फाइंड फंक्शन न्यू वन डॉट फंक्शन, ठीक है। ओके सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? No, sir. नाउ से सपोज कि मेरे को फंक्शन में वेरिएबल्स तो डालने हैं, लेकिन जैसे मान लो अगर कोई नहीं भी देता है उसमें वैल्यू, तो कुछ डिफॉल्ट वैल्यू मैं उसमें मेंशन कर दूं ताकि मेरा फंक्शन चले, अगर वैल्यू डालना यूजर भूल भी जाए तो भी, ठीक है, अगर आपको डिफॉल्ट वैल्यूज डालनी है तो। जैसे ये न्यू फंक्शन फिर से बनाता हूँ, न्यू वन बेस, सॉरी,
इस बार मैं क्या करूंगा कि सिर्फ ए बी सी ना ले करके मैं क्या बोलता हूं, तो मैंने क्या किया कि ए बी और सी तीन फंक्शन जो हैं वो सिर्फ ए बी सी ना लेकर के मैंने उसमें वैल्यूज डाली। a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू 3। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, और एग्जीक्यूशन के टाइम पे मैं कोई वैल्यू नहीं डालूंगा। तो तुम देख सकते हो इसने मेरे को 5 रिटर्न करके दिया है, ठीक है, a इंटू बी प्लस सी, a इज 1, b इज 2, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 3 गिव्स यू 5। तो अगर यूजर को इनपुट देना भूल भी जाए तो भी इसमें कैलकुलेशन होगी। वरना क्या होता है, अगर तुमने डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं डाली है, उसके बाद तुम कैलकुलेशन करने गए और तुमने इनपुट्स नहीं दिए, तो वो एरर रिटर्न कर देगा कि मस्ट कंटेन द वैल्यू, ठीक है। तो अगर वो एरर नहीं चाहते हो तुम, तो आप डिफॉल्ट वैल्यूज भी मेंशन करके रख सकते हो, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस एंड फंक्शंस विद डिफॉल्ट वैल्यूज, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट लूप्स। अभी लूप का मतलब क्या होता है, सुना है पहले कभी लूप? Yes sir, it repeated the value. हाँ, मतलब रिपीटेशन ऑफ वैल्यूज जरूरी नहीं है, रिपीटेशन ऑफ स्टेप्स। जो भी Yes आपके sir. लॉजिकल स्टेप्स है, ठीक है, कोड में कई बार आपके पास मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, वो मल्टीपल स्टेप्स भी आपको बार बार करने हैं, तो हम लूप करते हैं, बेसिकली आपको रिपीट कराना है। लूप का मतलब होता है रिपीट, ठीक है। पाइथन में भी लूप होता है, ठीक है, लेकिन मतलब पाइथन में बेसिकली दो लूप्स होते हैं, आर में हमारे पास 3 लूप्स होते हैं। पहला होता है दैट इज नोन एज फॉर लूप। अभी दिखाऊंगा सिंटैक्स, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाइल लूप, और उसके बाद आता है रिपीट लूप, ठीक है। 3 तरह के लूप है हमारे पास, और बेसिक फंक्शनैलिटी यही है कि हमें स्टेप्स जो है वो रिपीट कराने बार बार, ठीक। नाउ से सपोज से फॉर लूप की बात करता हूँ, ठीक है। अभी फॉर लूप में क्या चीजें मुझे चाहिए रन करने के लिए? फॉर लूप में सबसे पहले हमें एक इंडेक्स चाहिए होता है, ठीक है। फॉर लूप का जो पर्पस है, फॉर लूप बहुत ही सिंपल सा लूप है, उसमें हम बताते हैं कि आपको ये चीज बार बार करनी है और इतनी बार करनी है। देयर इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेपिटेशन, ठीक है। फॉर लूप में हमेशा रेपिटेशन हमें पता होगा, मतलब फॉर लूप आप तभी यूज करोगे जब आपको नंबर ऑफ रेपिटेशंस पहले से प्री डिफाइंड है, पता है कि हाँ मेरे को 10 बार ही रन करना है, 15 बार रन करना है, जो भी है, ठीक है। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम रन करना है। मैं लिख रहा हूँ, ओके। लेटस एक इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा तुमको जब ये प्रिंट करके दिखाएगा। चलो,
मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया v, जिसमें मैंने लिखा है लेटर्स 1 to 4। लेटर्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, ठीक है, ए से लेकर के जेड तक। लेटर्स नाम के एक फंक्शन में ए से लेकर के जेड तक ऑलरेडी स्टोर्ड है। 1 to 4 का मतलब है मेरे को पहले 4 कैरेक्टर चाहिए, ए बी सी डी, ठीक है। और मैं कह रहा हूं फॉर आई इन वी। अभी होगा क्या, जैसे वी में क्या स्टोर्ड है, ए बी सी डी, लेटर पे रिवॉल्व करेगा, हर एक लेटर पे रिपीट करेगा। और इसमें एक्शन क्या करवाने वाले हैं हम लोग, प्लेन एंड सिंपल, हमें आई को रिपीट करा देना है, या आई को प्रिंट करा देना है, सॉरी। तो आई जो है वी के हर एक लेटर पे रिपीट होने वाला है। वी में क्या है, ए बी सी डी, विच मीन्स कि मेरा जो प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा, ए बी सी डी। तो से सपोज इसको अभी मैं रन करता हूँ, ये मैंने वी को डिफाइन कर दिया। अब मैं फॉर लूप को डिफाइन कर रहा हूँ, तो देख सकते हो तुम ए बी सी डी उसने मेरे को प्रॉपरली लूप करके रन करके दिखा दिया है, ठीक है। समझ में फॉर लूप क्या करता है, मैंने पहले आइटरेशन फिक्स कर दिया कि आई जो है वो जितने भी लेटर्स होंगे वी में, अब वी में मैंने पहले से एक से लेके, ये अगर 14 तक भी करता है, मैं मान लो इसको मैं 1 से लेकर 14 कर दूं, तो क्या होगा, अभी क्या प्रिंट होगा बताओ। पहले 14 लेटर्स, ए से लेकर के एन तक, ये पहले 14 अल्फाबेट्स है हमारे पास। और चूंकि मैंने लेटर्स 1 से 14 तक लिए थे, तो वो वही 14 लेटर्स पे रिपीट करता चला जाएगा। सो दैट इज फॉर लूप, जब आपको चीजें पता है कितनी बार रन करनी है और यही चीज रन करनी है, ठीक है। बट कई बार आपको नहीं पता होता है, ठीक है, बट एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिपीटेशन नहीं पता, लेकिन मेरे को कंडीशन पता है कि अगर ये कंडीशन है या ये कंडीशन जब तक पहुंच नहीं जाते हम, तब तक मुझे एक्शन करते रहना है। तो जब आपके पास कंडीशनल लूप हो, ठीक है, अगर वीवीएम में आपने पढ़ा होगा तो वीवीएम में भी दो तरह के लूप होते हैं, एक फिक्स लूप होता है जहाँ पे फॉर लूप आता है, और एक कंडीशनल लूप होता है जहाँ पे डू वाइल, डू अंटिल, डू, फिर डू लूप वाइल, डू लूप अंटिल, ऐसे करके 4 कंडीशनल लूप्स होते हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशनल लूप है, ठीक है, एक वाइल और एक रिपीट। तो वाइल और रिपीट कंडीशनल लूप के पार्ट है, फॉर जो है वो फिक्स लूप का पार्ट है। अगर मैं वाइल की बात करूं, वाइल में हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन होगी, ठीक है, वो कंडीशन पहले चेक की जाएगी और उसके बाद एक्शन एग्जीक्यूट किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक्शन के बारे में जानकारी ज्यादा नहीं, सॉरी कंडीशन के बारे में आपके पास जानकारी ज्यादा नहीं है, तो आप एक्शन पहले करा सकते हो और कंडीशन बाद में चेक होगी। वो रिपीट लूप में होता है कि कंडीशन बाद में चेक होती है, एक्शन पहले होता है। वाइल में कंडीशन पहले चेक होती है और एक्शन उसके हिसाब से एग्जीक्यूट होता है। हेलो हाँ बताओ। सर, जैसे आपने इसमें फॉर लूप में यहाँ पर लेटर्स लिखा है जो इनबिल्ट फंक्शन है, बट अगर कुछ अपना लूप में डालना हो तो नॉर्मल, फिर वो कैसे करेंगे? वो भी कर सकते हो, तुम कोई नंबर अगर लेना चाहो नंबर्स ले सकते हो, जैसे
मैंने यहाँ पे एक अपनी कस्टमाइज लिस्ट बना ली 1 2 3 4 की, तो वो प्रिंट कर दिया उसने। तो तुम अपनी कस्टमाइज लिस्ट भी ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अब लेटर्स में, तो वो बस ऐसे ही दिखाने के लिए लिया था। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर एक बारी प्लीज लूप रिपीट कर सकते हो फॉर लूप क्लियर नहीं हुआ। लूप बेसिकली, लूप का मतलब होता है रिपीट करना, ठीक है। अब रिपीट, हम दो तरह के सिनेरियोस बन रहे थे मेरे पास। एक की मेरे को पहले से बोला हुआ है कि आपको इतनी, जैसे फॉर एग्जांपल एक एथलीट है, ठीक है, उसको बोला गया कि आपको ग्राउंड के 4 चक्कर लगाने हैं, तो दैट इज फिक्स लूप, कि उसको पता है 4 चक्कर लगाने, ठीक है। लेकिन दूसरा कंडीशन आता है कि जब तक सूरज ढल नहीं जाता तब तक आपको दौड़ते रहना है, अब चक्कर कितने भी हो सकते हैं, तो दैट इज कंडीशनल लूप। तो जब आपके पास सिचुएशन इस तरीके आपके पास फिक्स्ड है, आपको इतने ही लूप करने हैं, या एक लिस्ट दे दी, आपको पता है कि इस लिस्ट में जितने एलिमेंट्स होंगे उसके हिसाब से लूप करने, तो आप फॉर लूप यूज करोगे जहां पे आपको चीजें पता है। लेकिन जहां पे आपको चीजें क्लियर नहीं है, आपको एक कंडीशन दी गई है कि आपको इस कंडीशन के बेसिस पे रन करना है, तो आप या तो व्हाइल लूप यूज करते हो या तो रिपीट लूप यूज करते हो, ठीक है। व्हाइल जब आपको पहले कंडीशन चेक करनी है और उसके हिसाब से एक्शन लेने। रिपीट जब आप कंडीशन को लेकर के भी ज्यादा क्लियर नहीं हो लेकिन आप चाहते हो कि एक्शन हो, तो आप रिपीट में पहले एक्शन कराते हो और बाद में फिर कंडीशन चेक होती है। अभी हम करेंगे वो चीज। तो फॉर में जैसे मैंने बोला कि वहां पे चीजें फिक्स है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था,